वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है इसमें 3-4 टॉपिक हम बताने वाले एक साथ हैं, जैसे कि घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा तो आप जानते हो ½ mv² होता है, लेकिन वो रेखीय गति में होता है। हम पढ़ा रहे हैं घूर्णन गति, राउंड एंड राउंड। घूर्णन में तो गति हो रही है ना, घूमने में गति हो रही है। इसमें जो ऊर्जा संचित होगी निकाय के अंदर उसे हम कहेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का हम व्यंजक निकालने वाले हैं। तो देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा में पहले तो एक लाइन परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग कि किसी वस्तु के घूमने के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होगी गति के कारण, उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गतिज ऊर्जा। फिर इसका हम सूत्र बनाते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप सुनते जाइए लिखते जाइए। लिखिए किसी वस्तु की घूर्णन गति के कारण, किसी वस्तु की घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण संचित ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखो हम इसका सूत्र बनाने वाले, मेन मुद्दा सूत्र है, मेन मैटर फॉर्मूला है। देखो कैसे, ध्यान देना। वैसे गतिज ऊर्जा होती क्या है? ½ mv² है ना। ये रेखीय गति के साथ है। ये वेग हम लोग जो यहां लिखे रेखीय वेग है। स्थानांतरी गति कहते हैं इसको। रेखीय गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरी गति, स्थान बदलने वाली। इस वेग को हम घूर्णन गति यानी कि कोणीय वेग में ले जाना चाहते हैं। तो एक रिलेशन हमने पिछले चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, जहां वृत्तीय गति पढ़ाई थी, वहां पढ़ाया था V बराबर होता है R ओमेगा। ये याद होना चाहिए भाई सूत्र तुम्हें। तो V बराबर R ओमेगा होता है। V क्या है? रेखीय गति, ओमेगा कोणीय गति, और R त्रिज्या जो घूमने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ V को हम R ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो K बराबर ½ mv की जगह हो गया R ओमेगा का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे देखो जरा, तो ½ m R² ओमेगा स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बताओ। अच्छा ये हम मान लेते हैं कि जो वस्तु हमारी है जो घूम रही गोल गोल, वो अनेक कणों से मिलकर बनी है। कैसे बनी है भाई? तो कोई भी वस्तु क्या एक सिंगल कण थोड़ा लेते हैं। लड्डू है मान लो, एक बड़ा सा मजबूत लड्डू बना दिया हमने, 100-200 बूंदी से मिलकर बना है। उसमें ऐसे आर पार एक तार लगा दिया, उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। मिट्टी से बना लो कोई चीज, खिलौना घुमाओ, तो अनेक कणों से मिलकर बना होता है। जिस बिंदु के परिता घूमते हैं वहां पर जो अक्ष होता है उसको घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये अक्ष है घूर्णन वाला, और इस पिंड का मान लो ये पहला द्रव्यमान m1 है, दूरी r1 है। ऐसे दूसरे कण की बात करूं तो ये द्रव्यमान m2 है और दूरी r2 है। यहाँ द्रव्यमान m3 है, दूरी r3 है, और टोटल मान लो n कण है हमारे। कितने कण हैं? तो ये आखिरी कण के लिए mn और rn। मैंने मान लिया कि कोई वस्तु या निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 mn है, दूरियां r1 r2 r3 और rn है। तो जो ये पहले गतिज ऊर्जा नंबर 1 हमने जो डिराइव की, किसी एक कण के लिए की है। किसके लिए? तो कण अगर एक है तो द्रव्यमान उसका कुछ और होगा, वेग कुछ और होगा, सफिक्स डाल दिया, v1 डाल दो, r1 डाल दो। अच्छा एक और ध्यान रखना, जब घूर्णन गति होती है तो जो कोणीय वेग होगा, कोणीय त्वरण होगा, ये हर कण के लिए बराबर बराबर होंगे। कैसे? देखो ये मान लो पंखे का डंडा है, पंखा जो नहीं वो पत्ती होती है, ये घूम रहा है ऐसे। देखो तो जिस कोणीय वेग से ये घूमेगा उसी से इसको घूमना होगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। बराबर सबके वेग होंगे कि नहीं? कोणीय वेग बताओ। तो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण हर कण के लिए बराबर होता है, लेकिन रेखीय वेग और रेखीय त्वरण अलग अलग होता है हर कण के लिए। इसलिए जब v लिखोगे तो सफिक्स में 1 डाला मैंने, लेकिन जहां ओमेगा आएगा वहां सफिक्स नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कणों के लिए बराबर है। तो v1 बन गया R1 ओमेगा। R1 क्यों लिया? सुनो भाई, मान लो इसके परिता ऐसे घूम रहा है, ये देखो ऐसे, तो अगर कण यहां पर है तो दूरी ये हुई कि नहीं हुई? और अगर ये कण यहां हो तो दूरी बदल जाएगी। तो जैसे जैसे कण बदलोगे दूरी बदलती जाती है, इसलिए R1 R2 R3 इस्तेमाल करते हैं।
तो यहां पर हमने सफिक्स में देखो ये M1 R1 M1 R1। अब सुनो जरा, ये एक सिंगल कण के लिए निकाला है, एक कण के लिए। अब पूरे पिंड की बात अगर करूं, देखो संपूर्ण पिंड के लिए, अगर हम संपूर्ण पिंड के लिए इस फॉर्मूले को बनाना चाहें तो ध्यान देना भाई जी, टोटल जो K निकलेगा उस सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग होगा कि नहीं होगा, बताओ। सबको जोड़ना है तुम्हें। तो पहले कण के लिए हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे के लिए हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, और आखिरी के लिए हाफ MN RN स्क्वायर ओमेगा। बताओ भैया लोगों, इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर, और बाहर ले लो ओमेगा। अब जरा ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर चल रहा था, क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था भाई, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। इसको सिग्मा में लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। हाफ सिग्मा MR स्क्वायर, याद हो मैंने ऐसे सिखाया अभी फार्मूला पीछे, आई का मान 1 से n तक। ये बताओ किस चीज का फॉर्मूला है, अगर पढ़ाया मैंने पीछे कुछ, आप चाहे तो पीछे पन्ना पलट के देख सकते हैं। जड़त्वागुण, ये क्या है, और इसको कैसे प्रदर्शित करते हो, आई से, कैसे। तो देखो अब ये जो सूत्र बना K बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। नोट कर लीजिए भाई। देखिए अब हम लोग सीखने वाले एक और डेरिवेशन है, एक और रिलेशन डेवलप करेंगे जिसका नाम है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। हेडिंग डाल लीजिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को आपको याद है, सिंबल हमने क्या दिया था, टाउ, और जड़त्व आघूर्ण का सिंबल हमने लिया है आई। हमें इनमें एक रिश्तेदारी बनानी, रिलेशन डेवलप करना है। स्टार्टिंग उसी तरह होगी जैसे पीछे वाला अभी किया था हम लोगों ने। कैसे, जरा सुन लीजिए फिर वही बात। किसी एक वस्तु को मान लीजिए जो कितने कणों से मिलकर बनी है, n कणों से। कितने कणों से मिलकर बनी है, हर बार यही चीज यूज करेंगे हम। यहां इसका एक घूर्णन अक्ष है, एक किसी कण का द्रव्यमान M1 है, दूरी R1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान M2 है, दूरी R2 है, तीसरे कण का द्रव्यमान M3, दूरी R3, आखिरी कण का द्रव्यमान MN, दूरी RN, और ये घूर्णन अक्ष है हमारा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे। तो जब भी आप डेरिवेशन करें तो इस चीज को लिखना भी चाहिए, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जरा ध्यान देना, हम कहेंगे माना कि कोई पिंड, पिंड माने वस्तु की भी बात कह सकते हो, वस्तु लिख सकते हो। माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है। ये थोड़ी लैंग्वेज लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान M1, M2, M3 Mn तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां, घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 Rn है। अब सुनिए, सबसे पहले हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। किसके लिए, एक कण M1 द्रव्यमान वाले के लिए। तो हम कहेंगे M1 द्रव्यमान के कण के लिए। तो जब M1 द्रव्यमान वाले कण के लिए हम जड़त्व आघूर्ण निकालने जा रहे हैं, लेकिन पहले उसके लिए प्रयोग करेंगे बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण का सूत्र अगर नहीं भी याद है तो मैं बता देना चाहता हूं एक बार। बल आघूर्ण बराबर टॉर्क होता था, बल गुणा लंबवत दूरी, याद है, बल गुणा लंबवत दूरी, ये तो सूत्र होता है। अगर इसको हम लोग वेक्टर रूप में लिखें तो टॉ बराबर R क्रॉस F हुआ करता था। पढ़ाया था मैंने। हम तो पहले कण के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम टाउ ना लिख के क्या लिखेंगे, टाउ1, R की जगह R1, F की जगह F1। अच्छा एक बात बताओ, F बराबर MA होता है कि नहीं होता है? तो M1 A1, ये A1 पता क्या है, त्वरण है, रेखी त्वरण है।
इसे हम कोणीय त्वरण में बदलना चाहते हैं। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है। अगर तुम्हें नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमने पीछे पढ़ाया है सर्कुलर मोशन चैप्टर में, वृत्तीय गति में। देखो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है ए बराबर आर अल्फा। ये याद कर लेना, ए रेखीय त्वरण है, अल्फा कोणीय त्वरण है। तो ए बराबर क्या होता है, आर अल्फा। अगर ए को हटाओ तो क्या लिख सकते हो, आर अल्फा रख सकते हो। तो यहां से हम A1 हटा रहे हैं। हाँ, तो A1 हटा करके R1 अल्फा रख सकते हो कि नहीं बताओ। तो ये देखो दो जगह R1 हो गया, देखो तो इसको गुणा कर दोगे तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा बना, कितने बना बताओ, टाउ। ये एक सिंगल कण के लिए निकला, किसके लिए। अब हम n कणों की बात कर रहे थे ना, तो संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड के लिए जब हम संपूर्ण पिंड के लिए बात करेंगे तो सभी टाउ आपस में क्या किए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। बिल्कुल सही। तो चलो जोड़ते हैं। टाउ 1 हो गया हमारा M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, डॉट डॉट आखिरी में Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर एक काम करो, अल्फा ले लो कॉमन। बिल्कुल सही। एम भी, चलो एम नहीं, कभी एम तो बनेगा बाद में। अल्फा कॉमन ले लो ऐसे बाहर। ये देखो तमाम बार ऐसे लिखा है, इसको सिग्मा में बदला जा सकता है। अभी पीछे सिग्मा लगाते थे, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में जब लिखते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं, और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n। तो इसे लिख दोगे एम आई आर आई स्क्वायर, ये चीज देखो, और अल्फा अपना बाहर ही है। ये देखो किस चीज का सूत्र फिर आ गया, काहे का है, जड़त्व आघूर्ण। सिंबल क्या बनाते हो, आई। तो सूत्र क्या बन के तैयार हुआ, टाउ बराबर आई अल्फा। नोट करिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कोणीय संवेग की। किसकी बात करने वाले हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो हेडिंग डाल दीजिए आप, सबसे पहला पॉइंट। अब मुद्दा उठता है कोणीय संवेग है क्या, नई भौतिक राशि है आपके लिए, लेकिन सीख लीजिए। रेखीय संवेग तो पढ़ ही चुके हो आप। रेखीय संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अगर ना याद हो तो भाई सूत्र याद कर लो, P बराबर m इंटू वी होता है। P रेखीय संवेग। हम यहाँ कोणीय संवेग सिखाना चाहते हैं आपको। कोणीय संवेग ध्यान रखिएगा, इसी रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है। क्या होता है, आघूर्ण माने दूरी से गुणा। तो सुनिए परिभाषा यही लिखी जाएगी, लिखिए रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, कैपिटल J। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। चलो सूत्र बनाते हैं। सूत्र कैसे बनेगा सुनो। J से प्रदर्शित कर दिया हमने कोणीय संवेग को, और रेखीय संवेग होता है P। P का अगर आघूर्ण लेना मतलब R से गुणा करना है, तो जो J होगा वो क्या होगा, R क्रॉस P। बोलो भाई। अच्छा एक काम और कर सकते हो तुम इसी लाइन को बढ़ा के, तो यही सूत्र हो गया। अब P खुद क्या होता है, mv। तो आप इसको J इज इक्वल टू mv r, या ऐसे लिख दो, m बार ले लो और R क्रॉस V लिख दो। और ये तो सदिश रूप है, ये सब कौन सा रूप है। अगर हम सदिश रूप ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख देना mvr। बहुत जगह हम लोग ऐसे डायरेक्ट मान निकालेंगे, तो द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी। अब देखो ये तो फार्मूला हो गया, मात्रक बनाना बहुत जरूरी है भाई। J का अगर मात्रक तुमसे पूछ दे परीक्षा में, यानी कोणीय संवेग का मात्रक, तो बताओ अच्छा m का मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और दूरी का क्या होता है, मीटर। मिला दो सबको एक साथ,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। नीचे था ऊपर ले गए, यहीं से विमी सूत्र ही बना सकते हो क्या, बताओ क्या बनेगा? अच्छा बताओ विमी सूत्र। द्रव्यमान का क्या m, मीटर का L2 और टाइम का t-1। ये देखो, अच्छा ये सदिश राशि j है कि अदिश, बताओ। अभी ऊपर देखो क्रॉस लगाया था, सदिश राशि है तो लिख दो J1, J माने कोणीय संवेग। हाँ आप लिख देना J एक सदिश राशि है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। नोट कर लो, फिर आगे की बात बताता हूं मैं। देखिए अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग यानी J और जड़त्व आघूर्ण यानी कि I के बीच में संबंध, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। ऐसा फॉर्मूला जिसमें J भी हो और I भी हो। तो बात वहीं से शुरू होगी। माना एक कोई पिंड है, n कणों से मिलकर बना है, प्रत्येक कण का द्रव्यमान m1 m2 m3 है, दूरियां r1 r2 r3 rn है। तो सबसे पहले हम एक कण की बात करेंगे, तो m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए, m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए, देखो ऊपर की थ्योरी अब नहीं लिखी मैंने, वो माना वो अपने आप लिख देना जैसे पीछे लिखी है द्रव्यमान के कण के लिए। तो देखो जब हम m1 द्रव्यमान वाले कण की बात करेंगे तो उसका कोणीय संवेग निकालेंगे तो J1 कह देंगे। उसे क्या कह देंगे आप? MVR सूत्र था कि नहीं था, बताओ? M1 V1 R1 लिख दोगे कि नहीं, बताओ? अच्छा V बराबर क्या होता बताओ? R ओमेगा होता कि नहीं होता, बताओ? इसको कहते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ना याद हो तो याद कर लो, रेखीय वेग v है, कोणीय वेग ओमेगा, इनमें संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। तो यहां रखो अच्छा v की जगह, देखो तो J1 बराबर हो जाएगा m1 और v1 की जगह हो जाएगा r1 ओमेगा, और बाहर r1 पहले से लिखा है, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा बना कि नहीं बना, बताओ? ये एक कण के लिए निकाला हम लोगों ने। अगर हम n कणों की बात करें तो हम संपूर्ण पिंड के लिए कह देंगे, देखो संपूर्ण पिंड के लिए। चलो भाई संपूर्ण पिंड के लिए देखो, J जो निकलेगा वो J1 प्लस J2 प्लस, और कहां तक चले जाएंगे आप? n कणों की बातें हो रही तो Jn तक चले जाओ। तो देखो भैया लोगों, J बराबर J1 हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। देखो एक चीज ध्यान देना, ओमेगा कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ले लो कॉमन, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट mn rn स्क्वायर, और बाहर ले लो ओमेगा कॉमन। इसको सिग्मा में लिखा जा सकता कि नहीं, बताओ कैसे? देखो I1 से n mi ri स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ये सूत्र होता किसका? जड़त्व आघूर्ण I का। तो J बराबर क्या निकल गया है, देखो I ओमेगा आ गया, नोट कर लो, हो गई रिश्तेदारी। देखिए और एक रिश्तेदारी की बात करते हैं, बहुत रिश्तेदार आने वाले तुम्हारे घर में। एक और हेडिंग है, देखिए ये भी रिलेशन डेवलप करेगी, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध, यानी टॉर्क और J में रिलेशन। देखो कोणीय जो बल आघूर्ण, पहले तो उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं, हम सीधे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अच्छा देखना जरा, हम जानते हैं बल आघूर्ण जो होता है, अभी पीछे देखो सीखा हम लोगों ने, बल आघूर्ण टाउ बराबर आई अल्फा, याद करो भी पीछे सिखाया मैंने, सिखाया है, तो हम जानते कह देंगे इसको। अब हम कोणीय संवेग उठाते हैं, किंतु कोणीय संवेग हमारा अभी निकाला हुआ है, देखो कोणीय संवेग अभी पीछे निकाला था हमने फॉर्मूला, J इज इक्वल टू आई ओमेगा, निकाला कि नहीं निकाला, बताओ? इसका हम डिफरेंशियल कर दे रहे हैं टाइम के सापेक्ष। किससे सापेक्ष? तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो अवकलन कर देते हैं। तो देखो dj बाई dt हो गया यहां पर,
आई बाहर ले लो, ओमेगा का डिफरेंशियल करोगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा सुनो मेरी बात, ये कोणीय वेग परिवर्तन की दर है, क्या है? अच्छा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ? तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहना चाहिए? कोणीय त्वरण। क्या कहना चाहिए? तो ये कोणीय त्वरण यानी अल्फा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? तो डीजे अपान dt जो अभी निकला वो आई अल्फा निकला है। जरा बल आघूर्ण का सूत्र क्या था, देखो, टाउ बराबर, और डीजे अपान dt क्या निकला? आई अल्फा। देखो आरएचएस बराबर है कि नहीं, तो इसको टाउ लिख सकते हो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहां से एक संबंध ये निकला कि जो डीजे अपान dt का मान है, देखो वो टाउ है, क्या है? यहां से है, ऐसे कह सकते हो कि ताऊ जी आए, कह रहे हैं हम डीजे पर नाचेंगे बहुत टाइम के लिए। ये फार्मूला देखो, ऐसे नहीं समझ सकते हो? टाउ मतलब ताऊ, तो ताऊ जी आए, कह रहे हमको डीजे पर नाचना है और बहुत टाइम के लिए, तो डीजे अपॉन dt यानी